नमस्कार, जय हिंद। ये जो पीछे आपको धरती के आसपास सफेद सफेद चीजें दिख रही हैं, ये सितारे नहीं हैं, ये स्टार्स नहीं है। ये वो कचरा है जो कहीं ना कहीं अब हम स्पेस में भी इतना ज्यादा फैला चुके हैं कि अगर इसको बाहरी दुनिया से अगर आप देखें या चांद से इसको आप देखें या कहीं और से अगर आप इसको देखते हैं तो लगभग ऐसा ही आपको नजारा मिलेगा। इसकी बात इसलिए चल रही है क्योंकि अभी हम लोगों ने प्लास्टिक के लिए, ओशन के लिए बहुत सारी ट्रीटीज के शायद बात भी की है और कुछ तो अभी आ भी गई हैं। हाई सीज की ट्रीटी भी अब आ चुकी है, मतलब जो ऐसे बायोडाइवर्सिटी जो हाई सीज में रहते हैं उनको बचाने की भी बात की जा रही है। तो कुछ साइंटिस्ट का भी कहना था कि अब समय आ चुका है कि अभी इसके ऊपर एक ट्रीटी ले आया जाए, नहीं तो इतना कचरा यहां पे जमा हो जाएगा और उससे दिक्कतें पैदा होंगी। आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन में कि आखिर ये क्या कचरा है, इसको क्या नाम दिया जाता है, क्यों इसके ऊपर क्या कोई सिंड्रोम है और क्या हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो सिंस वी हैव ऑलरेडी साइंड सम ऑफ द ट्रीटीज, तो इनका एक डिमांड आ रही थी कि एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए जिसके तहत ऑर्बिटल एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। इनका यह भी नंबर था कहने का कि जो नंबर ऑफ सैटेलाइट जो अभी है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इनका जो नंबर देने का था कि 2030 तक 60,000 सैटेलाइट्स होंगी हमारे ऑर्बिट्स में। कचरा जब हमने बोला तो वाकई में कचरा तब बनता है जब सैटेलाइट अपनी उम्र पूरी बिता चुकी होती है। अब वो वहां पे सिर्फ ड्रिफ्ट होती है, घूम रही होती है। अब वो कचरा है, उसका कोई यूज नहीं है। ये आपस में टकराती है, भिड़ती है और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती है, पर वहीं पे ऑर्बिट करती रहती है। जो सैटेलाइट का नंबर आज एक्टिव सैटेलाइट का 5500 के आसपास है, वो 2030 में 60,000 तक पहुंचने वाला है। हर कंट्री, हर नेशन बढ़ बढ़ के आ रहे हैं आगे और कोशिश करें कि सैटेलाइट पहुंचा दे। स्पेस एक्स एलोन मस्क साहब, वो तो पिछले कुछ सालों में ही पहुंचा चुके हैं अच्छी खासी सैटेलाइट्स। अब तो नए नए देश भी आ रहे हैं सैटेलाइट लेके। तो देयर मस्ट बी सम रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग सेट, और इनका डिमांड आ रहा है कि आप ऐसा ट्रीटी एक बनाइए जिसके तहत द अग्रीमेंट वुड मेक द मैन्युफैक्चरर्स एंड यूजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डी ऑर्बिटिंग डिफंक्ट हार्डवेयर एंड क्लीनिंग अप एनी डेब्री। इसी को कहते हैं स्पेस डेब्री या स्पेस जंक क्रिएटेड व्हेन ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट स्लैम इनटू वन अनदर। अब भीड़ भीड़ के ये डेब्री वहां बनाते जा रहे हैं। इतना बड़ा सैटेलाइट आज इतना 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 छोटा छोटे पार्ट में बढ़ चुका है। ये डेब्री है, स्पेस जंक है। और अब ये ट्रीटी अगर आती है तो इसका एक मकसद साफ रखा जाएगा कि जो इसको बनाया है, जो इसको आज तक यूज कर रहा था, वो वापस से इस स्पेस को खाली करे। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट, जो बिल्कुल ही हम आपको अभी ऑर्बिट दिखाते हैं, ये देखिए लो अर्थ ऑर्बिट की अगर आप बात करते हैं तो मान लीजिए 200 किलोमीटर से मान लीजिए लेके 2000 किलोमीटर तक हम ले लेते हैं, 400-500 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक ले लीजिए, ये आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है। और सबसे ज्यादा भीड़ इसी में है। इसके ऊपर मिड अर्थ ऑर्बिट है जो आपका 2000 से 35,700 है, और हाई अर्थ या फिर आप जियो सिंक्रोनस की बात करते हैं 35,780 किलोमीटर के ऊपर। तो लो अर्थ ऑर्बिट तो पूरा भर चुका है, और इस लो अर्थ ऑर्बिट में जो चीजें घूम रही हैं वो लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं और टूट रही हैं, और इसके ऊपर कोई भी ट्रीटी है ही नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज जब नए मिशन जाते हैं या जो ऑलरेडी वहां पे मिशन है उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। खैर, आपको लगता होगा कि ट्रीटी तो एक रही है, वो आउटर स्पेस ट्रीटी है। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी है जिसने इंटरनेशनल स्पेस लॉ बनाने की बात की। उसने बोला कि आउटर स्पेस जो है वो सबके लिए खुला हुआ है, फॉर एक्सप्लोरेशन, फॉर रिसर्च, कोई भी आके यहां के कर सकता है। एंड इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू नेशनल अप्रोप्रिएशन, मतलब वहां जाके कोई झंडा नहीं लगा सकता कि ये मेरा है, चंद्रमा पे पहुंच के झंडा लगा दिए मेरा है, ऐसा नहीं होगा। तो आउटर स्पेस में कोई अपनी सॉवरेंटी क्लेम नहीं कर सकता, यह बात की गई थी। इसमें यह कतई बात नहीं की गई थी कि आपका स्पेस में जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसको कम करना है, बचाना, ये किसी ने बात नहीं की। हमने प्लास्टिक के लॉ को या लेजिस्लेशन को अगर हम 10 साल पहले ले आए होते तो आज प्लास्टिक का कचरा इतना है वो कम से कम 50 गुना कम होता। इन्वायरमेंट चेंज के लिए जो आज हम तत्पर हैं, अगर वो 20 साल पहले हो गए होते तो और कम होता। इसीलिए आज ये समय आ चुका है कि आउटर स्पेस ट्रीटी के साथ साथ एक ऐसी भी ट्रीटी हो जहां पे स्पेस डेब्री को वापस कलेक्ट करने की बात की जाए, उसको वापस मंगाया जाए। खैर, आपके सामने एक जीआईएफ पीछे चल रहा होगा, एक इमेज चल रही होगी, समझिएगा। थोड़ा लॉजिकल जाते हैं यहां पे। अगर
मेरा ऑब्जेक्ट सैटेलाइट या कोई भी अगर बहुत हायर ऑर्बिट में है तो उससे मुझे बहुत रिस्क गिरने में नहीं है। मतलब जब कोई चीज ऑर्बिट में चलती रहती है तो उसके पास एक एनर्जी है, धीरे धीरे ऑर्बिटल डीके होता है, इसकी स्पीड कम होती है और जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होगी वो धरती की तरफ गिरेगा। बट हायर द ऑल्टीट्यूड द लॉन्गर ऑर्बिटल डेब्री विल बी टिपिकली रिमेनिंग इन द अर्थ्स ऑर्बिट। जितना हायर होगा लॉन्गर वो घूमता रहेगा वहां पे। अगर 600 किलोमीटर, मान लीजिए कि अगर डेब्री लेफ्ट इन ऑर्बिट्स बिलो 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर के नीचे अगर कोई डेब्री है, इट विल फॉल बैक टू अर्थ विद इन सेवरल ईयर्स। कुछ ही सालों में वो नीचे गिर जाएगी। मान लीजिए आपने 500 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट है जो डिफंक्ट है, वो कुछ सालों में गिर जाएगी ऑर्बिटल डीके के कारण। परंतु अगर कोई 800 किलोमीटर की हाइट पे है तो हो सकता है उसको कुछ 100 साल लगे गिरने में, और अगर कोई 1000 किलोमीटर के ऊपर है तो हो सकता है वो कि 1000 साल बाद भी ना गिरे। तो जो हमें सबसे ज्यादा डर है ऑर्बिटल डीके का, ऐसी घटनाएं होती रही हैं कि सैटेलाइट के कुछ पार्ट जो 400-500 किलोमीटर के आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पे, वो धीरे धीरे ऑर्बिटल डीके का शिकार हो रहे हैं और गिर रहे हैं। और ऐसा समय जरूर आएगा जब इनके नंबर्स बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी सैटेलाइट्स के नंबर अच्छे खासे हैं। खैर, आपको यहां पे यह बात भी बताना बहुत जरूरी है कि रशिया, माना जाता है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पिन रॉकेट्स, बॉडीज एंड अदर पीसेस ऑफ डेब्री रशिया का सबसे ज्यादा है, 7000। उसके बाद यूएसए का है 5200, चाइना है 3854, फ्रांस है 520, जापान 117, इंडिया 114। और इंडिया ने अपना पूरा आइडेंटिफाई भी कर लिया है अच्छे से कि देखिए ये हमारा डेब्री है, और हमने मिशन भी चालू किया हुआ है कि इसको कैसे वापस से रिट्रीव करना है। बाकी लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर रशिया सोचिएगा 7032 सिर्फ एक होड़ में कि हमें किसी से आगे रहना है, इसे तबाही मचा रखी है। यूएसए 5216। और ये तो जब आप स्पेस में काउंट करते हैं तो बहुत ऐसी सब्जेक्टिविटी भी होती है, हर चीज आप ऑब्जेक्टिवली तो देख भी नहीं पाएंगे। खैर, अब एक बात यहां पे उठती है कि इससे हमें खतरा क्या है। भाई, ऑपरेशनल सैटेलाइट जो आज चल रही है वो इन्हीं के बीच में चल रही है, और अगर इनका कोई पार्ट आके इससे लड़ जाए तो हमारा ये ऑपरेशनल सैटेलाइट भी डेब्री बन जाएगी। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल ऑर्बिटल स्लॉट। अगर हमें पता है कि इस ऑर्बिट पे ऑलरेडी एक चीज घूम रही है जो कि सबसे टकरा रही है, तोड़ रही है, तो मेरे पास वो स्लॉट खत्म हो गया, अब हमें किसी और स्लॉट में जाना पड़ेगा, तो मेरे ऑपरेशनल स्लॉट्स तो कम होते जा रहे हैं। More challenging for satellite operators and space agencies to accurately track and predict कि क्या ऑर्बिट ऑब्जेक्ट में कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे अब हम। आप ही को मिशन करके अगर बाहर जाना है तो आपको बहुत मैन्यूवर करना है। 2020 की ही बात है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपने थ्रस्टर्स को यूज करके अपने ट्रैक से हटना पड़ा, क्योंकि सामने से बहुत तेजी से डेब्री आ रहा था। अब अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मे बी सारी मिशन हमारे, सारी चीजें शायद कहीं ना कहीं संकट में है, और अगर जो 600 किलोमीटर के नीचे हो तो गिरने की संभावना भी है। जिसका लॉस हम कर चुके हैं, किसी हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है जिसके साथ, वो तो गिरेगा, हमें क्या पता चले कहां गिरेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। केस्लर सिंड्रोम इसी के द्वारा पढ़ लेना चाहिए। केस्लर सिंड्रोम है, एक भाई साहब थे, तो नासा साइंटिस्ट थे डोनाल्ड केस्लर, 1978 में इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एक चेन रिएक्शन की तरह आपके डेब्री बढ़ेंगे। बड़ी सैटेलाइट लड़के 2 बड़े प्रोजेक्ट बने, ये 2 बन के 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। ये चेन रिएक्शन की तरह चलता चला जाएगा और डेब्री आपका फैलता चला जाएगा। पहले एक सैटेलाइट था, अभी उसी के 2 पार्ट है, फिर 4 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, 64 होंगे, फैलता चला जाएगा। इसी को इन्होंने नाम दिया था कैस्केडिंग कोलिजन्स। अब इतने छोटे छोटे भाग भी सोचिए, इतनी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड में चल रहे हैं, वो अगर किसी से भी टकराएंगे तो किसी को भी तहस नहस कर सकते हैं वो। सो आइडिया ऑफ केस्लर सिंड्रोम इज कि आपके कैस्केडिंग कोलिजन्स इतने ज्यादा होंगे कि नंबर ऑफ डेब्री विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इनटू योर ऑर्बिट्स। आखिर इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? इसरो ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट, IS4OM, सिस्टम फॉर safe and sustainable operations to continually monitor the objects posing collision threats, predict the evolution of space debris and mitigate the risk posed by space debris। तो मतलब हमने मॉनिटरिंग के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए एक पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम बना रखा है। खैर, हम ही नहीं, दुनिया में भी कुछ हो रहा है।
इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमिटी है, जो कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम है, 1993 में बनी थी। इसका भी यही काम है कि कोऑर्डिनेट करे एफर्ट्स बिटवीन द डिफरेंट स्पेस फेयरिंग नेशंस सो दैट द डेब्री कुड बी कंट्रोल्ड। यूनाइटेड नेशन ने एक एस्टैब्लिश किया कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस टू डेवलप सम गाइडलाइंस फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस एक्टिविटीज। एंड वी हैव द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने क्लीन स्पेस इनिशिएटिव लॉन्च किया था टू रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस डेब्री एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल स्पेस एक्टिविटीज। कुछ आजकल ये भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि वहां से डेब्री को पकड़ के लाया जाए या उसको गिराया जाए पानी में कहीं पे, या जैसे करके भी कहीं से इसको हटाया जाए ताकि क्लीन हो सके हमारी लो अर्थ ऑर्बिट। ये सब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, परंतु हमें डबल एज्ड बात करनी होगी यहां पे। एक तरफ हमें यह भी करना है कि डेब्री को हटाना है, दूसरी जगह डेब्री और बनने से रोकना भी है। तो जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि अगर हमारे को सैटेलाइट डिफंक्ट हो रही है तो उसमें जरूर एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को स्वतः ही वहां से अलग करके किसी पानी में लैंड करा ले जिसको रिट्रीव किया जा सके। आई थिंक दैट कुड बी अ बेटर सबमिशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।